चलिए, क्या ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में अपने होल्ड को इस्टेब्लिश किया? या बहुत इंटेंशनली किया? अब ब्रिटिश हिस्टोरियंस और इंडियन हिस्टोरियंस की बातों पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। बहुत अलग अलग कैटेगराइजेशन हो गया हिस्टोरियंस का, क्लास अलग अलग क्लास बन गया है। कुछ ऐसा एक क्लास है जो मानता है कि ब्रिटिश बहुत इंटेंशनली इंडिया में आए थे और उन्होंने फेज वाइज अपने आप को कंसोलिडेट किया, पहले एज अ ट्रेडर, फिर एज अ रूलर, है ना। तो उनका मानना है, और वो अपना लॉजिक भी दे रहे हैं, कि बहुत इंटेंशनल तरीके से इन्होंने अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया है इंडिया में रूलर बनने का। एक क्लास ये है जो ये मानता है कि नहीं, ये आए तो थे सिर्फ ट्रेडर बन के, बट इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सिचुएशन है, जैसे डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स का होना, मराठा का इमरजेंस होना, लेकिन आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत फिर से डिक्लाइनेशन होना, इनके इंटरनल डिफरेंसेस, लोकल रूलर्स का एक दूसरे के साथ लगातार लड़ाई में लगे रहना, बंगाल में ऐसा सिचुएशन बन जाना जिसका फायदा अंग्रेजों ने सामने आके उठाया। तो शुरुआत में 1600 से 1757 का जो ये 157 इयर्स का जो दौर है, उसमें एज अ ट्रेडर ब्रिटिश कंपनी ज्यादा दिखती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ट्रेडर है तो प्रॉफिट ही चाहिए सिर्फ हमें। लेकिन इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो ने उनको वो मौका दे दिया जिससे या उसके बाद 1757 के बाद फेज वाइज इन्होंने टेरिटोरियल गेन करना शुरू किया। और इस एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन एक वक्त में नहीं हुआ, पूरे 100 इयर्स का एक दौर चला। 1757 से लेके 1857 पूरे 100 इयर्स में इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया है। ठीक है, अब शुरुआत होगी कहां से? बंगाल से। एक्सपेंशन की शुरुआत कहां से होती है? आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, है ना। इनको पहली बार जमींदारी में ये इन्वॉल्व होते हैं। पहली बार मीर जाफर इनको कोई 24th परगना देता है एज ए जमींदारी। फिर मीर कासिम आता है तो उनको और वर्धमान, चिटगांव, मिदनापुर जैसे एरियाज को देता है एज ए जमींदारी। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दे गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ होल बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो 1757 से ये दौर स्टार्ट होता है। उसके बाद इनकी स्ट्रगल किसके साथ होती है? साउथ में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं स्ट्रगल में। किसके साथ? मैसूर के साथ और मराठा के साथ। तो आप एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे, एक लंबा दौर चलेगा एंग्लो मैसूर वॉर का, है ना। और एंग्लो मराठा वॉर चलेगा एक लंबा दौर, 1775 से स्टार्ट होता है और 1818 तक ये एक दौर चलता है। 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े जाते हैं। ये उनके एक्सपेंशन का एक फेज है। और वहां से जब निकलते हैं मराठा और मैसूर पर उनकी गेन एस्टैब्लिश हो जाती है, तब वो पंजाब और सिंध की तरफ मुड़ते हैं, है ना। तो ये फेज वाइज पूरे 100 इयर्स में ये जा करके अपने आप को टोटली कंसोलिडेट कर पाते हैं पूरे इंडिया पे। पूरे इंडिया पे भी नहीं, फिर भी बच जाता है। बहुत ऐसे जैसे राजपूताना स्टेट्स तो बच जाते हैं ना। राजपूताना स्टेट्स, ग्वालियर हो गया, जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया, उन पे डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो इस 100 ईयर के फेज में कैसे इन्होंने एक एक करके टेरिटोरियल गेन किया है, कैसे अलग अलग राज्यों पे इन्होंने अपना कब्जा जमाया है, उसी के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंग्लो मराठा वॉर। आपको पता है मराठा, शुरुआत में जब मराठा का इवोल्यूशन होता है, मराठा एक छोटे से कुनबे है, एक मर्सनरी है जो किसी भी साइड के लिए लड़ने के लिए तैयार है। कभी वो अहमदनगर के साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं, कभी मुगल्स के साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं, और कभी बीजापुर के साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं। मर्सनरी क्या करते हैं? फाइट फॉर मनी। लेकिन सदर्न स्टेट का ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन बनता है जिसमें इनका इवोल्यूशन होना शुरू होता है। फाइटर्स हैं ये, जन्मजात फाइटर्स हैं। और इस मराठा में हम बहुत पीछे के इतिहासों में नहीं जाएंगे,
मैं स्टार्ट करूंगा शिवाजी से। अब ठीक है, ये राजस्थान से, मराठा दरअसल राजस्थान के एरिया से बिलोंग किया करते थे, सिसोदिया से, सिसोदिया राजपूत खानदान से बिलोंग किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनके अटैक से बचने के लिए इनका परिवार भाग के आता है डेक्कन के एरिया में, और वहीं से इनकी लीनियज वहीं से स्टार्ट होती है, और यहां से ये एक एक करके जनरेशन टू जनरेशन एस्टैब्लिश होना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट में करूंगा कहां से? शिवाजी से। आपको पता है शिवाजी का सपना क्या है? स्वराज्य की स्थापना। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश स्वराज्य, अ हिंदू स्टेट, ठीक है ना। और इस हिंदू स्टेट को बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन औरंगजेब से लड़ने में बिता दिया, मुगल से लड़ने में बिता दिया। यहां पे आने के बाद, ठीक है, वो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है, वो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब जब शिवाजी का सपना क्या था? स्वराज्य का, एक हिंदू स्टेट का, और अपना पूरा जीवन लगा दिया मुगल से लड़ने में, औरंगजेब से लड़ने में। लेकिन हम चलते हैं इनके जीवन के अंतिम दौर में। मैं शिवाजी को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो मिडिवल फेज में मैं डिस्कस करूंगा। जब औरंगजेब को मैं डिस्कस कर रहा हूंगा, वहां पे शिवाजी को डिस्कस करूंगा। मैं शिवाजी के जीवन के अंतिम फेज में चलूंगा, 1580s के दौर में चलूंगा, जिस समय 1680s के दौर में चलूंगा, जब उनका बेटा शांभाजी ने उनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। शांभाजी ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जाकर मुगल से मिल गए अपनी पत्नी के साथ, पत्नी को लिया यशुबाई को, और जाकर के मुगल के साथ मिल गए। और ये बहुत बड़ा धक्का लगा किसको? शिवाजी को। और जब वापस लौटते हैं शांभाजी, तो शिवाजी ने एक रूलर होने के हैसियत से उन्हें कैद कर दिया फोर्ट ऑफ पन्हाला में। कहां पे? फोर्ट ऑफ पन्हाला में। लेकिन जो ये शॉक था ना, ये सदमा, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ के बाद कौन बैठेगा गद्दी पे? ठीक है ना। इनकी 3 पत्नी, देखो पूरा मैंने यहां पे वंशावली बना रखी है। इनकी 3 पत्नी है, साईबाई, सोयराबाई एंड पुतलीबाई। पुतलीबाई बिकेम सती, शिवाजी के मरने के बाद सती हो गई, बच गई साईबाई और सोयराबाई। तो सोयराबाई के जो बेटे हैं शांभाजी, वो कहां है? कैद हैं पन्हाला के फोर्ट में, फोर्ट ऑफ पन्हाला, ठीक है। तो गद्दी पे कौन बैठेगा? राजा राम को गद्दी पे बैठाया गया, ठीक है, राजा राम को गद्दी पे बैठाया गया। लेकिन जुलाई 1680 में शांभाजी ने मंत्रियों को अपनी तरफ करके जेल से बाहर निकल आते हैं, और राजा राम जो गद्दी पे बैठा है उसको कैद कर लिया, उनके पूरे परिवार सहित। और जुलाई 1680 में उनका कोरोनेशन हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। तो कब होता है? जुलाई 1680s में, ठीक है। अब 1680 से इनका शासन, इनका रूल कब से कब तक रहा? शांभाजी का। शांभाजी कब से कब तक रूल करते हैं? शांभाजी 1680 से 89, और इनका पूरा जो रूलिंग पीरियड है वो रिवोल्ट से भरा है। जम के रिवोल्ट्स हुए इनके शासन में। इन्होंने अष्टप्रधान, शिवाजी के समय में एक कैबिनेट सिस्टम था जिसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया कि देयर इज नो नीड ऑफ अष्टप्रधान। यहां पे पेशवा, इसके पहले पेशवा, अष्टप्रधान में पेशवा क्या होते थे ना पेशवा। तो पेशवा वाज सेकेंड इन हायरार्की आफ्टर द रूलर, ठीक है। तो अष्टप्रधान को इन्होंने क्या किया? डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब
इनके रूल के दौरान जो मेन बातें वो उन्हीं की मैं डिस्कशन करूंगा। इन्होंने औरंगजेब के एक बेटे को रिफ्यूज शरण दिया वहां पे अकबर सेकंड। औरंगजेब का बेटा क्या नाम है? 4 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा जो है अकबर सेकंड आकर के रिवोल्ट करता है औरंगजेब के खिलाफ और इनसे शरण मांगता है। तो ये शरण दे देते हैं औरंगजेब के बेटे कौन? अकबर को। ठीक है, इस बात से औरंगजेब बहुत नाराज होता है कि मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया और शामबाजी ने उसको शरण दे रखा है। ठीक है, तो औरंगजेब जिस वक्त डेक्कन अर्थात सदर्न इंडिया का कैंपेन स्टार्ट करता है, तो पहले वो बीजापुर और अहमदनगर को जीतता है। ठीक है, बीजापुर और अहमदनगर को बैटल में जीतता है और तब उस फोकस करता है किधर? संभाजी पे। आपको पता है ये सबसे बड़ा औरंगजेब के रूल का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था सदर्न स्टेट्स का कैंपेन। सोचा जाएंगे और 1-1.5 साल में तो पूरा सदर्न इंडिया जीत के आ जाएंगे, लेकिन 25 साल लग गए और इस 25 साल में उसने अपना खजाना खाली कर दिया। मैं औरंगजेब जब डिस्कस करूंगा ना तो काफी बातें औरंगजेब के बारे में डिस्कस करने के लिए, कैसे सदर्न इंडिया के कैंपेन के दौरान उसने नॉर्दर्न इंडिया पे ध्यान देना छोड़ दिया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर खुला रह गया और जम के रिवोल्ट्स होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जाट्स के, बुंदेलास के, जम के, उसको बाद डिस्कस करेंगे। पर इतना जान लो कि जब अपने सदर्न इंडिया के कैंपेन के दौरान वो इन स्टेट्स को जीतता है और फिर उनका ध्यान कहां जाता है? शामबाजी पे। शामबाजी को पनिश करना था, क्यों? क्योंकि अकबर सेकंड को इसने शरण दे रखा था। तो 1689 में जो है मुगल आर्मी क्या करती है? 1689 में मुगल आर्मी शामबाजी पर अटैक करती है। शामबाजी इस वॉर में कैद, पहले तो उनको कैद किया जाता है और एक गांव में ले जाके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो शामबाजी पनिष्ड हो गए। शामबाजी के एक छोटे से बेटे शाहू जी है ना, यशुबाई से एक छोटा सा बेटा है इनका, शामबाजी का एक बेटा है शाहू जी। ठीक है, गद्दी पे बैठने की बारी इसकी थी, लेकिन ये बहुत छोटा था, 6-7 साल का बालक था। तो इसके चाचा कौन? राजा राम, जिनको संभाजी ने पहले कैद करवा लिया था ना, राजा राम को रूलर घोषित करते हैं मराठा सरदार। लेकिन राजा राम कहता है कि मैं रूलर नहीं बनना चाहता, रूलर शाहू जी ही रहेंगे, मैं उनके तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव रहूंगा। ठीक है, तो अष्टप्रधान वापस से आ जाता है, फिर से इस कैबिनेट सिस्टम बनाई जाती है अष्टप्रधान की, जिसमें पेशवा होता है और बाकी सारे मंत्री होते हैं। लेकिन रूलर और पेशवा के बीच में एक और आ गया, कौन? रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बन गया कौन? राजा राम। अपने पूरे रूल के दौरान राजा राम कभी भी गद्दी पर नहीं बैठेगा, सिंहासन पे नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अब राजा राम जो है वो क्या होते हैं? राजा राम 1689 से 1700 तक। लेकिन ये पूरा रूल, ये जो रूलिंग पीरियड है इनका, ये भागने में ही बीत जाता है। कैपिटल क्या था? नहीं, रायगढ़। पहले कैपिटल क्या है इनका? रायगढ़ है। तो मुगल्स कहां आक्रमण करते हैं? रायगढ़ पर। ठीक है, पहले रूलर आक्रमण करते हैं कहां पे? रायगढ़ में। वहां से भागते हैं कौन? राजा राम। लेकिन पकड़ा जाता है शाहू जी और उसकी मां यशोबाई। शाहू जी और यशोबाई को इसी रायगढ़ के किले में 708 तक कैद करके रखा जाएगा। किसको? शाहू जी को और यशोबाई को। ठीक है, कैद करके रखा जाएगा टिल 708। कैद करने का मतलब यह था कि ये नहीं कि कारागार में और जेल में डाला गया है, फोर्ट में वो आजादी से घूम सकते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, सारी सुख सुविधाएं हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, बस उनको बाहर जाने की आजादी नहीं थी।
उनके पास एक रूलर का जो पावर था वो नहीं था, वरना वो राय, अब ये कहते ना कि पेज फाड़ रही हो तुम, हाँ फाड़ लो फाड़ लो। तो अब यहां पे साहू जी और यशुभाई कैद रहते हैं 708 तक, 708 तक। राजा राम भागता है वहां से, और भागता है और जाता है फोर्ट ऑफ जिंजी। कहां? जिंजी के फोर्ट में जाकर छुप जाता है। वहां भी पहुंच जाते हैं मुगल आर्मी, मुगल आर्मी वहां भी पहुंच जाती है। 8 साल तक घेरा डाल के रखती है मुगल आर्मी वहां पे कि निकलो, तुम कैसे निकलते हो। किसी तरह वहां से 1698 में वहां से वो भागते हैं, और 1698 में भाग के कहां जाते हैं? सतारा, और सतारा को अपना नया कैपिटल बनाते हैं। बात समझ में आ गई कि राजा राम का पूरी जिंदगी क्या है? भागने में ही बीत रहा है, और साहू जी कैद में है। तो सतारा अब नया कैपिटल होगा। 1700 में क्या होगा? राजा राम की डेथ हो जाएगी। और राजा राम की डेथ, अब देखो, राजा राम की डेथ हो गई, जो रूलर है वो कैद है। अब कौन रूल करेगा? मराठा को कौन बांध के रखेगा? क्योंकि मुगल के खिलाफ तो मराठा को एक साथ पिरो के एक साथ रखना, एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि हु वॉज द मराठा लीडर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब। पेशवा उस समय पावरफुल नहीं था। कौन था मराठा रूलर औरंगजेब की डेथ के वक्त? ताराबाई, वो संरक्षक प्रोटेक्टोरेट थी, और शिवाजी सेकेंड रूलर थे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए ताराबाई, कोल्हापुर है ना। तो 1700 में कौन डेथ हो करता है? राजा राम। तो अब किसको गद्दी पे बैठाया जाए? तो राजा राम का बेटा है छोटा, 4 साल का। राजा राम का 4 इयर्स ओल्ड सन है, कौन है? शिवाजी सेकेंड के नाम से इनको गद्दी पे बैठाया गया। और प्रोटेक्टोरेट कौन बना? प्रोटेक्टोरेट बनी उनकी मां ताराबाई। और जम के इन्होंने अपने पूरे रूल में 700 से 708 तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये यहां पे शिवाजी सेकेंड रूल करेंगे, शाहू जी तो कैद है। 707 में किसकी डेथ होती है बताइए? औरंगजेब की। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि औरंगजेब के डेथ के समय कौन रूलर है? ऑप्शन में ताराबाई दिया था, तो ताराबाई लगाना था। शिवाजी सेकंड नहीं दिया था, शिवाजी सेकंड लगाएंगे, क्योंकि ताराबाई तो प्रोटेक्टोरेट है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर 708 में अब जब औरंगजेब की डेथ होती है, कौन गद्दी पे बैठता है? मुगल रूलर कौन बनता है? बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम, द एल्डर सन ऑफ औरंगजेब, हु वाज 63 इयर्स ओल्ड। हाँ, 63 साल तक प्रिंस था वो। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट जो है उसने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया साहू जी। साहू जी को क्या किया? रिलीज कर दिया। अब साहू जी जब जेल से निकलेंगे, रायगढ़ के किले से निकलेंगे, तो दावा ठोकेंगे कि मैं हूं मराठा रूलर, और ताराबाई रूल कर रही है इधर। तो दो गुट बनने वाला है, 2 ग्रुप बनने वाला है। एक ग्रुप बनेगा साहू जी का, और एक ग्रुप बनेगा ताराबाई का। ठीक है, अब बहादुर शाह की गलती यह थी ना कि किसी को इन्होंने रूलर स्वीकार नहीं किया मराठा में। अगर किसी एक को रूलर स्वीकार कर लेते तो वही ऑथेंटिक रूलर होता, उसी के पास अथॉरिटी होती। तो मुगल रूलर ने किसी को बोला ही नहीं कि कौन, बोला जाओ अपने में लड़ो मरो कटो, जो जीतेगा वही मराठा रूलर होगा। अब यहां पे 2 ग्रुप है, एक साहू जी का और एक ताराबाई का। यहीं पे बालाजी विश्वनाथ निकल के आएंगे, और यहीं से पेशवा का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो एक तरफ साहू जी और एक तरफ ताराबाई, दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा, बैटल होगा, जिसमें शाहू जी विनर होते हैं। इसलिए क्योंकि इनके तरफ जो है मराठा सरदार ज्यादा है, और सबसे मेन रोल कौन दिखाता है? बालाजी विश्वनाथ। ताराबाई
अपना बोरिया बिस्तर बांधती हैं सतारा से और चली जाती हैं कोल्हापुर। कहां चली जाती हैं? कोल्हापुर। आपके नोट्स में नीचे लिखा भी है, ताराबाई के नीचे कोल्हापुर। कोल्हापुर से वो रूल करना स्टार्ट कर देती हैं। अब मराठा के दो पावर सेंटर, सेंटर ऑफ पावर दो हो गए, एक सतारा में हो गया और एक कोल्हापुर में हो गया। और इधर राजाराम की एक और पत्नी है राजसबाई, वो अपने बेटा को बनाना चाहती हैं, तो एक और तीसरा छोटा छोटा सेंटर बना हुआ है पावर का, राजसबाई का। बात समझ रहे हैं? सब अपने अपने बेटे के फेर में है। तो खैर, अब यहां से मैं इनका डिस्कशन नहीं करूंगा, अब रूलर का डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा पेशवा का, क्योंकि मुझे पेशवा में ही आना है ना। एंग्लो मराठा वॉर में पेशवा का ही रोल है ना। तो शाहू जी रूल करते हैं कहां से? सतारा से। कब तक? 708 से 749 तक। ठीक है, कोई दिक्कत? और शाहू जी के मरने के बाद जो रूलर बनेगा वो सिर्फ नाम का होगा, क्योंकि 1749 के बाद पेशवा ही असली रूलर है। 1789 लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है 1788? 49 है ना ये, कहां 88 है? ये 0 है। भावनाओं को समझो, इमोशन को समझो। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब पेशवा, यहां से बालाजी विश्वनाथ को पेशवा ये बनाता है 1713 में। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा कब बनाता है साहू जी? बालाजी विश्वनाथ वॉज अ ब्राह्मण, वॉज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली। पेशवा वॉज मिनिस्टर, जैसे सेकेंड इन हायरार्की आफ्टर किंग, रूलर के बाद। ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण फैमिली से थे बालाजी विश्वनाथ। आपको ये कब से कब तक रूल किया? ये पेशवा ब्राह्मण फैमिली होगा, पेशवा ब्राह्मण फैमिली से। ठीक है, तो बालाजी विश्व, इन्हीं के रहते समय किसकी हत्या होती है? किस मुगल रूलर की हत्या होती है? फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर इन्हीं के देखरेख में फर्रुखसियर को मारा जाता है। सैयद बंधु के साथ ट्रीटी हो चुका है बालाजी विश्वनाथ का, है ना। और उस ट्रीटी के तहत बालाजी विश्वनाथ खुद दिल्ली जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं के देखरेख में वहां पे उसकी हत्या होती है। पहले अंधा किया जाता है, फिर उसको मारा जाता है। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव मस्तानी। हाँ, बाजीराव फर्स्ट, मस्तानी बाद में आएंगी। बुंदेलखंड पे आक्रमण करने के बाद मस्तानी आएंगी। ठीक है, तो मस्तानी थी वाकई में, हाँ सुंदर थी। देखा था तुमने? दीपिका पादुकोण को एज्यूम कर रहे हो ना कि वही हो सकती हैं। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट। अपने लाइफ में इन्होंने कभी कोई वॉर हारा ही नहीं है। 20 साल की एज में ये गद्दी पे बैठते हैं, पेशवा बनते हैं। सिर्फ 20 साल की एज में बैठते हैं, 20 साल तक रूल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं के रूल के समय में इन्होंने पोर्चुगीज से क्या छीना है? सालसेट और बेसिन, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इन्हीं के समय में इन्होंने सिर्फ 500 बंदों को लेकर के दिल्ली पे चढ़ाई कर दी और मोहम्मद सरंगीला का हालत खराब कर दिया। वहां पे जा करके 3 दिन रहते हैं और अपनी सारी शर्तें मनवा के आते हैं। सिर्फ 500 लड़ाकों के साथ ही दिल्ली पे चढ़ाई कर देते हैं। ठीक है, 1737 में। ठीक है, तो बाजीराव के 2 बेटे, ठीक है, एक है बालाजी बाजीराव और एक है रघुनाथ राव। ठीक है, बनता कौन है पेशवा अगला? बालाजी बाजीराव। अपने फादर की तरह एकदम वॉर स्किल्स में भी उतने ही परफेक्ट, डिप्लोमेसी में भी उतने ही परफेक्ट, बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक। 1740 से 1761। आपको पता है कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है। इस बैटल ऑफ पानीपत में मराठा की बुरी तरह हार होती है, इतनी बुरी तरह हार होती है कि कहा जाता है कि प्रत्येक मराठा के घरों से कोई ना कोई मारा गया। और खुद इनके भाई, बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई और इनका बेटा मारा गया। और उसी शोक में, उसी सदमे में
ये मर जाते हैं 1761 में। ठीक है, तो इनके तीन बेटे, एक बेटा माधवराव फर्स्ट, ठीक है, एक बेटा नारायण राव और एक बेटा विश्वास राव के बारे में हमें नहीं जानना। तो बालाजी बाजीराव की जब डेथ होती है 1761 में, तो माधवराव फर्स्ट बनते हैं पेशवा। वो भी बहुत काबिल, बहुत शानदार लीडर है मराठा के, और 1772 तक वो लीड करते हैं और बहुत सक्सेसफुली। ऐसा लग रहा था कि मराठा फिर से खुद को रिवाइव कर पाएंगे, खुद से वही स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे, लेकिन 1772 में सडन डेथ हो जाता है माधवराव फर्स्ट का। हिस्टोरियंस मानते हैं कि जितनी लॉस बैटल ऑफ पानीपत में हारने से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा लॉस माधवराव फर्स्ट के डेथ से हुई है, क्योंकि बचा खुचा जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और पावर थी, वो भी अब खत्म हो गई इनकी। तो माधवराव फर्स्ट कब से कब तक? 1761 से 1772 तक इन्होंने हैदर अली को कितनी बार हराया? जब आक्रमण करते थे मैसूर पे, तब हैदर अली हारता था। अपने मरने के पहले लास्ट जो इन्होंने अभियान किया था, वो मैसूर के खिलाफ ही किया था 1772 में। ठीक है, तो माधवराव फर्स्ट, अब माधवराव जब फर्स्ट मरे तो उनके चाचा रघुनाथ राव की आशा जग गई कि मैं बनूंगा पेशवा, है ना, इनको राघोबा भी कहा जाता है। तो इनकी जो है विश्वास जग गई कि मैं बनूंगा पेशवा, लेकिन मराठा सरदारों ने किसको बना दिया? नारायण राव को, इनके छोटे भाई को। तो 1772 से 1773 तक ये पेशवा रहेंगे। 1773 में रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी अपने भतीजे की, और खुद क्या कर गए? गद्दी पे बैठ गए, पेशवा बन गए। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन तक इनकी खुशी रहने वाली थी नहीं। क्यों? मराठा सरदार इनको गद्दी पे बैठा नहीं रहने देना चाहते थे। नाना फडणवीस, मराठा सरदारों का लीडर कौन था? नाना फडणवीस। उसने क्या किया? नारायण राव का तुरंत जन्मा बेटा, नारायण राव जब उनकी डेथ हुई तो नारायण राव की पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो तुरंत जन्मा बेटा, जन्मजात बेटा गोद में है अभी, उसको शासक घोषित कर दिया गया, पेशवा घोषित कर दिया गया। क्या नाम है उसका? माधवराव सेकंड। माधवराव सेकंड। हालांकि बाद में ये आत्महत्या कर लेगा। तो माधवराव सेकंड बिकेम द पेशवा। अब इसकी पेशवाई तो गई, यहीं से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक है, पहले एंग्लो मराठा वार के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट का पुनर्गठन हो रहा है, उसके तहत कई सारी वैकेंसीज ऐड ऑन होंगी। और अभी तक जो नया, जो हाई कोर्ट ने रूल दिया, 65% को स्क्रैप कर दिया ना रिजर्वेशन को, तो फिर से नया रोस्टर बनेगा और नए रोस्टर के तहत नई बहाली। तो जब तक, और ये भी एक कमीशन के सामने चुनौती है कि जब तक 1000 वैकेंसीज आएगा नहीं सारे डिपार्टमेंट से, तब तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। इसीलिए अभी तक, पिछले साल 29 जून को नोटिफिकेशन आ गया था और आज 3 जुलाई है। मेरा मानना है मे बी एग्जाम विल बी कंडक्टेड बिटवीन 1 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर। बढ़ेगा 10-12 दिन तो बढ़ेगा निश्चित, कोई बात नहीं। वो तो बीपीएससी तो मंगल बुध किसी दिन एग्जाम करा लेता है, उसको उसी से मतलब नहीं है। सबका छुट्टी रद्द कर देगा, बोलेगा कि आना है, एग्जाम देना है। बहुत हीट हो गया ना बीपीएससी, बहुत हीट हो गया है। ईडब्ल्यूएस हाँ, बनवाना ही पड़ेगा ना अभी। नहीं नहीं, अभी तो उसमें फिनेंशियल ईयर में ही बनवाते हैं ना।
बन जाएगा, पैसा दो तमाशा देखो। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 महीना आपके लिए बहुत क्रुशियल है। तो मेरा मानना है, मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन से, कि स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। बी सेल्फिश। अभी सेल्फिशनेस में किसी के चक्कर में किसी का हानि नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपने रिजल्ट के लिए सेल्फिश बनो। घर में कोई बोले कि जाके सब्जी ले आओ, बोलो कि अगर पढ़ रहे हो तो फालतू का स्क्रॉल कर रहे हो रील्स, तब तो जाके सब्जी लाना पड़ेगा, अभिषेक, समझे। लेकिन अगर पढ़ रहे हो और बोले कि ये कर दो वो कर दो, सीधे से खारिज कर देना है कि नहीं करूंगा, बिकॉज रिजल्ट नहीं आएगा तो वही लोग तुमको बोलेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। ठीक है, आपका अपना दुख दर्द सब आपका अपना है। बॉडी में पेन होता है, कहीं चोट लग जाती है तो आपको सहना पड़ता है ना। तो खुशी भी आपकी अपनी है। जब सारा दुख का भागीदार हम हैं तो सुख के भी भागीदार। दुख बांटने कोई आता है? नहीं आता, कोई नहीं आता। वो सिर्फ सांत्वना दे सकती हैं, सांत्वना दे सकती हैं। सहना तो खुद ही है ना, सहना खुद ही। इसलिए अगर दुख आपका अपना है तो खुशी के हकदार भी सिर्फ आप ही हैं, और खुशी की प्राप्ति के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। इस 3 महीना में ना ये मान के चलो कि ये बहुत क्रुशियल है। इस बार देखो, ये 2 साल बहुत क्रुशियल है। इस साल तो एग्जाम निकालना ही निकालना है, अगला साल और भी क्रुशियल है, क्योंकि अगले साल 1200-1300 सीट्स भी आएंगे। अगले साल नवंबर में क्या है? इलेक्शन है, समझे। तो इस बार ही फोड़ना है तुम लोगों को, है ना। तो इस 3 महीने में इतना प्रिपरेशन जरूर कर लोगे कि प्री क्लियर करोगे, और फिर अगला जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा मेंस में, 3 महीने में 500 से ऊपर टारगेट में रखा है कि 500 से ऊपर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं, यहीं पे आंसर राइटिंग कराऊंगा मैं 500 प्लस। और 500 क्वेश्चन कम नहीं होता, इतना रिगरस तरीके से बैठा के यहाँ पे कराऊंगा कि तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, बैठोगे एग्जाम में कहोगे कि ये ऑलरेडी मैंने कर लिया है। ठीक है, लेकिन पहले ये फेज में सेल्फिश बनो। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा। और मैंने बोला कि 1774 में जैसे ही माधवराव सेकंड को डिक्लेयर किया गया पेशवा, रघुनाथ राव अपने पेशवाई को बचाने के लिए भाग के जाते हैं बंबई। किसके पास? ब्रिटिशों के पास, ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, उनसे मदद मांगते हैं, और ये मौका हाथ लगता है ब्रिटिशर्स को मराठा के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का। ठीक है, तुरंत बॉम्बे गवर्नमेंट ने क्या किया? बॉम्बे गवर्नमेंट ने सपोर्टेड द पेशवाशिप ऑफ, सपोर्टेड रघुनाथ राव। बोला कि हाँ, हम आपको बनाएंगे राघोबा। ठीक है, और उन्होंने कौन सी ट्रीटी कर ली? ट्रीटी ऑफ सूरत। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनली आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, यह जान जाइए कि ट्रीटी ऑफ सूरत एक ऐसा ट्रीट था जिसके अंदर में कुछ ऐसे, जैसे सूरत, भरूच के कुछ ऐसे इलाके थे जिनसे होने वाले रेवेन्यू में किसको हिस्सा देना था? ब्रिटिशर्स को देना था। उसके बदले में 2500 ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स मिलने वाले थे। किसको? रघुनाथ राव को। लेकिन उस 2500 सोल्जर्स का खर्च कौन उठाता? खुद रघुनाथ राव उठाते। ठीक है, तो इस तरह से एक वॉर का बैकग्राउंड तैयार है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए बंबई सरकार अब किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कर्नल किटिंग को भेजा मराठा से वॉर लड़ने के लिए। तो पहला लड़ाई होगा बैटल ऑफ आरस। आरस के मैदान में लड़ी जाएगी। कौन सी? हाँ, बैटल ऑफ आरस लड़ी जाएगी। कब? 18 में 1775 को। और इस वॉर में मराठा हारते हैं, लेकिन अभी भी पुणे पे उनका कंट्रोल बना रहता है, हारने के बावजूद भी। याद रखिए, ट्रीटी ऑफ सूरत बॉम्बे गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन यह वह समय है 1775 है ना, मार्च 1775 को यह हुआ है।
ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट कब आ गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया था? बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। इसका मतलब कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के सारे डिसीजंस कौन लेते? बंगाल के गवर्नर जनरल। और कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने ट्रीटी ऑफ सूरत को सिरे से खारिज कर दिया, बोला कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, आथू है ना, है ना, मुझे ट्रीटी ऑफ सूरत बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं फिर से एक नया ट्रीटी करूंगा। तो उन्होंने कर्नल अपटन को बंगाल से भेजा पुणे। पुणे में कौन लीड कर रहा है? अभी मैंने नाम बताया था, नाना फडणवीस, क्योंकि माधवराव सेकंड तो अभी गोद में है। तो वहां पे पुणे के एडमिनिस्ट्रेशन को, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 12 भाई काउंसिल बना हुआ है, 12 मराठा सरदारों का, जिसके लीडर कौन है? नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस के साथ क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। 2 ट्रीटी ऑफ पुरंदर आप पढ़िएगा इतिहास में। एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी के समय हुआ था, शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 में, और एक ट्रीटी ऑफ सूरत अभी हो रहा है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत मैं कर रहा हूं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगा, और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच होगा? किसके किसके बीच? नाना फडणवीस और अपटन के बीच में, कर्नल अपटन के बीच। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बताता हूं जो जरूरी है। पहला, ब्रिटिशर्स, बंबई गवर्नमेंट जहां रघुनाथ राव को सपोर्ट कर रही थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने एक्सेप्ट किया कि रघुनाथ राव का सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, रघुनाथ राव को हम सपोर्ट नहीं करेंगे उनके पेशवा बनने का, माधवराव सेकेंड को ही हम पेशवा मानेंगे। ये बेसिक बातें आपको दिमाग में रखना है। रघुनाथ राव को क्या किया जाएगा? पेंशन देकर के उनको सेटल कर दिया जाएगा, उनको पेंशन मिलेगा। रघुनाथ राव इसके लिए तैयार है नहीं। बॉम्बे गवर्नमेंट में ट्रीटी ऑफ पुरंदर को मानने को तैयार नहीं है। वो तुरंत रिपोर्ट बना के कहां भेज दिया बॉम्बे गवर्नमेंट ने? इंग्लैंड, लंदन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कि देखिए जी मैंने ट्रीटी ऑफ सूरत किया था, इसमें हमें ज्यादा लाभ था, वारेन हेस्टिंग्स ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया है, इसमें हमें कम लाभ हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी ट्रीटी ऑफ पुरंदर को नहीं मान के बॉम्बे गवर्नमेंट द्वारा किया गया ट्रीटी ऑफ सूरत को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसका भी तो सुपीरियर लंदन में बैठा हुआ है ना, तो लंदन जो डिसाइड करेगा वही तो वारेन हेस्टिंग्स को मानना पड़ेगा। तो लंदन ने क्या डिसाइड किया कि हम वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ट्रीटी ऑफ सूरत, नॉट ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो वारेन हेस्टिंग्स को भी ट्रीटी ऑफ सूरत ही मानना पड़ा एट लास्ट। लेकिन ये दोबारा जो लड़ाई स्टार्ट हुआ है वो अंग्रेजों को रास नहीं आया। जैसे नवंबर 1778 में फिर से दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो नवंबर 1778 में मराठा डिफीटेड कर्नल इगर्टन। पहला लड़ाई वो हुआ, उसमें अंग्रेज बुरी तरह से हारते हैं। कर्नल इगर्टन से जो है वो लीडरशिप छीन ली जाती है आर्मी की, और वो दे दी जाती है कर्नल कॉकबर्न को। फिर से कॉकबर्न को हराते हैं मराठा बैटल ऑफ तलगांव में। किस बैटल में? बैटल ऑफ तलगांव में। यही वो समय है जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, वॉर टैक्टिक्स अडॉप्ट किया, जिसके अंदर में उन्होंने गांव देहातों के सारे फसलों को जलाना शुरू कर दिया। स्कॉच्ड बर्न, वेरी गुड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार और। इसमें उन्होंने क्या किया? जहां से सप्लाई था इनका अनाज का या सप्लाई मटेरियल का, वो सब बंद कर दिया। सारे कुओं में क्या किया इन्होंने? जहर मिला दिया। पानी मिलेगा ही नहीं ब्रिटिश आर्मी को पीने के लिए, सब में जहर है। और इन्होंने घेर लिया इनको एक गांव में, जिसको कहा गया बड़गांव। एक बड़गांव नाम के गांव में क्या किया गया? चारों तरफ से इनको घेर लिया गया। यहीं पे एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करना पड़ेगा इंग्लिश कंपनी को। इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ
बड़गांव। बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था, अपमानजनक संधि करना पड़ा किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, लेकिन इसको वारेन हेस्टिंग्स मानने को तैयार नहीं कि मैं बड़गांव के ट्रीटी को नहीं मानूंगा, मैं फिर से युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, फिर से कमर कसा वारेन हेस्टिंग्स ने और बंगाल से भेजा है गोडार्ड को। किसको भेजा? गोडार्ड को। ठीक है, और गोडार्ड आता है और सबसे पहले उसने अहमदाबाद को कैप्चर किया और अहमदाबाद के बाद बेसीन को कैप्चर किया 1518 में। फिर पीछे ही बैकअप में भेजा जाता है कैप्टन पॉपहम को। पहले कौन आता है? गोडार्ड। फिर कौन आता है पीछे से? पॉपहम। तो पॉपहम को भेजा जाता है और पॉपहम आके क्या करता है? ग्वालियर को पे कब्जा करता है। ग्वालियर में कौन बैठा है? सिंधिया। ठीक है, तो ग्वालियर पे कब्जा करता है और फिर पॉपहम के बाद कौन आता है? कैमेक आता है। तो देखो पहले कौन आता है? गोडार्ड आता है, फिर पॉपहम आता है और फिर कौन आता है? कैमेक। कैमेक फिर से सिंधिया को हराता है और सिंधिया को अब समझ में आ जाता है कि वॉर को खत्म करने का समय आ गया है। सिंधिया मीडिएटर बनता है पुणे और ब्रिटिशर्स के बीच में और एक लास्ट ट्रीटी होगा जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या कहा गया? ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है अभी तक? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अभी तक बीपीएससी में ट्रीटी के टर्म्स नहीं पूछे गए और अभी पूछे भी नहीं जाएंगे। अभी पूछे क्या गए? पूछे गए हैं क्रोनोलॉजी। अगर आप बीपीएससी का पहले वाला क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें क्रोनोलॉजी पूछा है एंग्लो मराठा वॉर में कि क्या पूछा कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। ट्रीटी ऑफ देवगांव, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन यही इसी तरह क्वेश्चन था। ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, इस तरह से 4 ट्रीटी दे रखा था और बोला कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। आई बात समझ में? यही कारण है कि मैं डेट के साथ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि 10 दिन भी इधर अगर डेट है तो क्रोनोलॉजी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो विथ डेट मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि वो क्रोनोलॉजी अगर पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ट्रीटी ऑफ सलबाई, ट्रीटी ऑफ सलबाई ने 2 काम किया। एक काम किया मराठास के लिए और एक काम किया ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स ने 20 साल का पीस परचेज कर लिया इस ट्रीटी ऑफ सलबाई से और इस 20 सालों में ब्रिटिशर्स जहां अपने आप को मजबूत करने में लगे रहे, अपने आप को एक्सपैंड करने में लगे रहे, वहीं मराठा अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में लगे रहे। ग्वालियर होलकर, भोसले से भोसले जो है, सिंधिया से सिंधिया जो है, गायकवाड़ से, सब आपस में उलझे हुए है ना। मराठा सरदार जो मराठा कॉन्फेडरेसी है, मराठा संघ है, उसमें 5 मेन है ना। कौन कौन बताइए? पेशवा, पेशवा एक है, भोसले नागपुर, ये पुणे में है ना। ये कहां पे है? नागपुर में। बड़ौदा गायकवाड़, बी ए आर ओ डी है, बड़ोड़ा गायकवाड़। गायकवाड़ का रोल बहुत नहीं दिखता। गायकवाड़ हमेशा से मित्रवत रहे हैं, फ्रेंडली रहे हैं इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ, तो वॉर में इनका कहीं भी रोल, जब बाद में, बहुत बाद में गायकवाड़। चलो, उसके बाद होलकर है। कौन है? इंदौर, इंदौर होलकर। और कौन है? सिंधिया है, ग्वालियर। तो ये 5 है मराठा सरदार सिंधिया। ओके, इनके कैपिटल्स और मराठास। चलिए, तो मैंने बोला कि भाई
सेवन 80s में पहले अहमदाबाद बेसिन और उसके बाद ग्वालियर पे कैप्चर होता है, फिर महादजी। और उस समय कौन सिंधिया कौन थे? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन सिंधिया है? महादजी सिंधिया। ही वॉज अ वेरी फेमस लीडर, महादजी सिंधिया। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से क्या होता है? ट्रीटी ऑफ सलबाई। इनफैक्ट महादजी सिंधिया बिकेम द गारंटर ऑफ दिस ट्रीटी। ही बिकेम द गारंटर ऑफ दिस ट्रीटी। वो गारंटर बनते हैं इस ट्रीटी के। ठीक है, बढ़े आगे। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई हो गया और ट्रीटी ऑफ सलबाई से 20 साल तक एक पीस बना रहा। लेकिन इस 20 सालों में मराठा से तो नहीं लगे रहे, लेकिन इधर मैसूर को निपटाने में लगे हुए हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसको हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर में। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब स्टार्ट हुआ, इस बात को समझिएगा। सेवनटीन 1995 में माधवराव सेकेंड ने आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या कर लिया? क्योंकि भले ही वो पेशवा है, इन पेशवा का पावर नहीं है। सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? नाना फडणवीस के हाथों में। अब इस प्रेशर में आकर के इसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो रघुनाथ राव जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के कल्प्रिट है, उन्हीं का स्टार्ट हुआ ना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, उनका बेटा बाजीराव सेकेंड, ही बिकेम द पेशवा ऑफ मराठास। 1796 से बाजीराव सेकेंड कब से कब तक थे? बाजीराव सेकेंड 1796 से 1818 तक। अब मैंने पहले भी बताया कि ये जो मराठा संघ के लोग हैं, ये आपस में उलझे हुए हैं। इस समय 3 मेन पावर सेंटर है। पहला है होलकर, दूसरा है सिंधिया और तीसरा है पेशवा। अच्छा देखना, 3 दोस्तों अगर, ये तो दुश्मन है लेकिन मैं दोस्तों की बोल रहा हूं कि 3 दोस्त अगर हो तो 2 दोस्त गुट बनाकर तीसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, है ना। अच्छा ये गुट कभी भी बदल सकता है। हो सकता है कि कल हो के वो दूसरा 2 दोस्त बन के ये एक पहले दिन जो मजाक उड़ा रहा था उसका मजाक उड़ने लगेगा। ऐसा होता है दोस्ती में। यहां पे 3 लोग हैं जो पावरफुल हैं, लेकिन इन दोनों का ग्रुप है और ये बार बार होलकर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इनके पावर को कम करने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में होलकर के एक भाई है जो जाते हैं पेशवा से मिलने, है ना, कजन है, जाते हैं पेशवा से मिलने और जब मिलके वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में पेशवा उनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, अब होलकर चैन से बैठेगा? वो तो बदला लेगा। होलकर ने अनाउंस कर दिया वॉर अगेंस्ट, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सिंधिया एंड पेशवा और बुरी तरह से मात देता है। होलकर बहुत पावरफुल था, उसने सिंधिया और पेशवा दोनों को मात दिया और पुणे में अपने मनपसंद पेशवा को बैठा दिया। बाजीराव सेकेंड फरार, जान बचा के। अब जान बचा के भागे इनको अपने बाप की तरफ, अपने बाप की तरफ। और कोई नहीं दिखा। कौन दिखा? ब्रिटिश दिखे। हाँ, तो बाप भी गद्दार, बेटा भी गद्दार निकल गया, है ना। पहुंच रहे वहां पे कि बचाओ भाई हमें होलकर से। बोला कि कर लीजिए, हमारे साथ एक ट्रीटी कर लीजिए, हम आपकी सहायता करते हैं। और इस बार वो ट्रीटी क्या था? याद करो, इस समय कौन है गवर्नर जनरल? वेलेस्ली, जो 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया है। एंड he started to establish his subsidiary alliance policy. ऑलरेडी वो मैसूर पे सब्सिडी अलायंस लगा चुका है। ठीक है ना। तो वेलेस्ली ने बोला कि ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे होलकर के खिलाफ, आप एक्सेप्ट कर लीजिए सब्सिडी अलायंस। 1802 31 ऑफ दिसंबर, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन कहते हैं मराठा के ताबूत में
अंतिम कील साबित हो गया। ठीक है ना, लास्ट नेल द कॉफिन। तो यहां पे क्या होगा, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन में इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया, सब्सिडियरी एलायंस एक्सेप्ट कर लिया। किसके किसके बीच हुआ, बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिश। कौन सा ब्रिटिश, बॉम्बे गवर्नमेंट है ना, बॉम्बे गवर्नमेंट। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड क्या एक्सेप्ट कर लेता है, सब्सिडियरी अलायंस। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या था, सब्सिडियरी अलायंस वाज नथिंग बट अ पॉलिसी इन विच ब्रिटिश एक्सपैंडेड देयर आर्मी ऑन द एक्सपेंस ऑफ लोकल रूलर। अपने आर्मी का विस्तार करते हैं लेकिन उसका पैसा खुद खर्च नहीं करते, लोकल रूलर के माथे पे। ये एक सबसे बड़ा पॉलिसी रहा, और एक तरह से उस लोकल रूलर को टोटली अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा दिया जाता है, जहां जो स्टेट भी एक्सेप्ट करता है सब्सिडियरी अलायंस, वहां पर पहले तो उसकी आर्मी डिसबैंड की जाती है, डिसॉल्व की जाती है। वहां पे ब्रिटिश आर्मी को स्टेशन किया जाता है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा जाता है, और उस लोकल रूलर को यह कहा जाता है कि बिना कंपनी के परमिशन के दूसरे किसी भी फॉरेन बंदे को आप अपने यहां हायर नहीं कर सकते हैं। आपके सारे एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर को हम सुलझाएंगे। एक तरह से पंगु अपंग कर देना हो। जब आर्मी ही नहीं तो पावर किस बात का, पहले के रूलर का सारा स्ट्रेंथ तो आर्मी में ही था, तो अपना आर्मी नहीं, सब खत्म। तो सब्सिडियरी अलायंस, ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी सिंधियाज और होलकर को एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, भोसले को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना ही भोसले को। ठीक है, तो भोसले और सिंधिया मिलकर लड़ना स्टार्ट करते हैं। होलकर भी लड़ेगा लेकिन बाद में लड़ेगा, क्योंकि होलकर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और खुद बाजीराव सेकंड जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया है, वो भी असंतुष्ट है कि कहां से कहां जाके हमने साइन कर लिया इस पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। बाजीराव सेकंड भी इंटरनली भले ही वो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो कोशिश कर रहा है मराठा को क्या करने का, यूनाइटेड करने का, एक साथ मिलकर लड़ने का। उसको बैकवाट है, भाई हटो, तुम्हारे कारण सब हो रहा है, हम तुम्हारे। होलकर तो सीधे सीधे मना कर दिया कि हम बाजीराव सेकंड के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर भोसले, सिंधिया, होलकर, पेशवा सब मिलकर लड़े होते, इतिहास कुछ और होता। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भोसले अलग लड़ रहा है, सिंधिया अलग लड़ रहा है, होलकर अलग लड़ रहा है। हाँ, एक फैमिली, चार भाई, पांच भाई इस फैमिली में हो जाए, देखो। हाँ, जमीन जायदाद के लिए क्या हो जाता है। तो एक साधारण फैमिली में ये स्थिति है, ये तो बहुत बड़ा किंगडम रहा है, वहां पे तो होना वाजिब है। सत्ता बड़ी बुरी चीज है। देख तो मुखिया के चुनाव में बाप बेटा के खिलाफ लड़ा खड़ा हो जा रहा है, मां खड़ी हो जा रही है बेटा के खिलाफ। लोकल पॉलिटिक्स में और ज्यादा होता है ना। हाँ, मैंने देखा इस चीज को, चाचा भतीजा के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, तो यहां पे वॉर स्टार्ट होता है। अब ब्रिटिशर्स इस बात को लेकर तैयार है कि देखो जी, मराठा को एक एक करके निपटाना पड़ेगा और एक साथ निपटाना पड़ेगा। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हम साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी एक साथ इनको निपटाएंगे। क्यों, नॉर्थ इंडिया पे भी इनका कंट्रोल है। दिल्ली पे किसका कंट्रोल है, मराठा का। अभी तक 1772 के बाद 1803 तक दिल्ली पर किसका कंट्रोल रहता है, मराठा का। क्यों, कैसे, कौन है मुगल रूलर, शाह आलम सेकेंड। कौन है, शाह आलम 1759 से कब तक रहा था, 1806 तक, शाह आलम सेकेंड। तो 1759 से ये दो फेज में इनको बांट दो, तीन फेज में इनके रूल को बांटो। 1759 से लेकर के 1765 तक ये लखनऊ में रहते हैं, सुजाउदौला के पास शरण लेकर के, अपने मंत्री के डर से, इमादुल मुल्क के डर से।
दूसरा फेज इनका लाइफ का रहता है 1765 से लेकर के 1772। इलाहाबाद में रहते हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ये इलाहाबाद में रहते हैं, किसके अंदर में? ब्रिटिशर्स के अंदर में। 1772 में इनको मराठा उठा के ले जाते हैं और दिल्ली के गद्दी पर बैठाते हैं। तो 1772 से लेकर 1803 जितने वक्त तक शाह आलम सेकंड वहां बैठा है, वहां पे किसका कंट्रोल है? मराठा का कंट्रोल है। तो एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया भी इनडायरेक्ट तरीके से रूल कौन कर रहा है? मराठा रूल कर रहा है। तो अंग्रेजों ने बोला कि हम इनको एक साथ निपटाएंगे, सदर्न इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्दर्न इंडिया में भी। तो सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में आर्थर वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल का भाई है, उनको कमांड दिया जाता है। तो साउथ में किसका कमांड? आर्थर वेलेस्ली, ठीक है। और नॉर्थ में किसको कमांड दिया जाता है? लेक को। और ये लेक, यही वो लेक है जो दिल्ली पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे 1803 में, मराठा को हरा के। ठीक है, तो देखो पहले 1803 में पहला वॉर लड़ा जाता है 23 सितंबर 1803 को, बैटल ऑफ असाई। बैटल ऑफ असाई में सिंधिया और भोसले दोनों के कंबाइंड आर्मी को ब्रिटिशर्स हराते हैं। फिर उसके कुछ दिन के बाद नवंबर में, सितंबर से नवंबर आता है, 29 नवंबर 1803 को बैटल ऑफ अरगांव होता है जिसमें भोसले हारता है। ठीक है, 1803 में ही जनरल लेक जो है दिल्ली और आगरा पे कैप्चर करता है। ठीक है ना। तो ये लगातार 5 महीने में, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 5 महीने में ही ये बार बार हारते हैं। और इतनी बार इनको हराया जाता है कि अंत में 2 ट्रीटी होगा। एक ट्रीटी होगा ट्रीटी ऑफ देवगांव और एक ट्रीटी होगा ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। ठीक है, डेट याद रखना, मैं बोल रहा हूं डेट नहीं पूछेगा लेकिन क्रोनोलॉजी पूछेगा, और क्रोनोलॉजी में डेट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ देवगांव होता है 17 दिसंबर 1803 को। और इसमें क्या होता है, ये किसके किसके बीच है पहले ये पूछ देगा। ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसले और कंपनी के बीच में। इसमें भोसले को यह बोला जाता है कि इसके बाद से अपनी टेरिटरी में किसी भी फॉरेन, फ्रेंच, डच को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। और दूसरा डायरेक्ट जो है सब्सिडियरी अलायंस नहीं थोपा जाता, लेकिन ये एक ब्रिटिश रेजिडेंट को वहां पे बैठा दिया जाता है। तो वहां पे कौन ब्रिटिश रेजिडेंट बन के जाता है? एम एलिफिंस्टन, एमएस एलिफिंस्टन या माउंट स्टॉर्ट एलिफिंस्टन। ठीक है, और यही सेम देखो ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव, सेकेंड ट्रीटी कौन है? ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव कब है? 30 दिसंबर 1803। कितने दिन का अंतर है? मात्र 13 दिन का अंतर है। क्रोनोलॉजी में फंस जाओगे क्योंकि दोनों ही 1803 ही है ना। किसके किसके साथ होता है? सिंधिया और कंपनी के बीच में होता है। सेम चीज जो भोसले के साथ किया जाता है वही इसके साथ भी किया जाता है। उनके वहां पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा जाता है, कौन है? मेजर मॉलकम। लेकिन ये ट्रीटी फिर से एक बार रिव्यू में लाया जाता है और 1804 में 27 दिसंबर 1804 को यही सिंधिया जिसने सुरजी अर्जनगांव की संधि करी है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव, वो सब्सिडियरी अलायंस डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। क्या है? सब्सिडियरी अलायंस ऑफ बुरहानपुर 27। तो सब्सिडियरी अलायंस मैंने आप जान गए हैं क्या? सिंधिया को अपनी पूरी आर्मी डिसॉल्व करनी पड़ी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा। उस आर्मी का एक्सपेंस कौन बियर करेगा? सिंधिया खुद करेगा। अब किसी फॉरेन ऑफिसर से आप किसी दूसरे देश के लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकता। वो किसी दूसरे स्टेट के साथ कोई मैटर सॉल्व करना हो तो बीच में कौन डिस्प्यूट सॉल्व करेगा? ब्रिटिश डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, ग्वालियर खुद नहीं जा पाए करेगा। बात समझ रहे? मतलब आप सिर्फ गद्दी पे बैठिए, रेवेन्यू कलेक्शन कीजिए और अपना राज भोगिए, बाकी कुछ नहीं करना। तो इस तरह से ये भोसले और सिंधिया के साथ हुआ। होलकर के साथ क्या हुआ? होलकर के साथ लेक की बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जनरल लेक की।
नॉर्थ इंडिया में, और लेक भाग सॉरी होलकर भाग के अमृतसर चले गए। वो पीछा पहले दिल्ली में हराया, फिर आगरा में हराया, और फिर वहां से खदेड़ के इनको भेजा, भगाया कहां पे, अमृतसर। लेक पीछा करते करते इन अमृतसर तक आ गया। होलकर शरण मांगते हैं किससे? रणजीत सिंह से। उस समय पंजाब में रूल कौन कर रहा था? रणजीत सिंह कर रहे थे। रणजीत सिंह से शरण मांगता है। रणजीत सिंह सिख सरदारों का बैठक बुलाते हैं, और उस बैठक में शरण देने से मना कर दिया जाता है होलकर को, और होलकर को वापस होना पड़ता है। ठीक है। हालांकि होलकर के साथ जो वॉर था वो अनडिसाइडेड रहा। क्यों? क्योंकि इसी बीच में वेलेजली को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ गया, और लौटने के बाद ये लड़ाई जो है थोड़ी सी धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ने के बाद ये अनडिसाइडेड रह गया होलकर के साथ। तो इस तरह से जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो ब्रिटिशर्स के पावर को स्टैब्लिश कर दिया, और मराठा कॉन्फेडरेसी जो है, मराठा संघ है, वो टोटली डिस्ट्रॉय होगा। उनके बीच के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उभर के सामने आ गया। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तो नाम का है, नाम भर का है, कुछ महीने का। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को खत्म पढ़ के इसको खत्म करते हैं, और फिर चलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर पे। ठीक है। 3-4 पढ़ने वाले हम लोग। पहला हम लोग मराठा खत्म कर दिया हम लोगों ने अभी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर, फिर पढ़ेंगे हम लोग सिख, एंग्लो सिख पढ़ेंगे। अरे उसमें नहीं दिया लेकिन मिल जाएगा आपको। हुआ क्या है कि नोट्स अब हैंड रिटन करना पड़ता है ना, तो 2-3-4 बुक का रेफरेंस लेना पड़ता है हमें। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, और वही फैक्ट्स लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हमें तो वही फैक्ट्स चाहिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना। तो हिंदी में लिखना और फिर ट्रांसलेट करना उसको थोड़ा सा, हालांकि इसमें सब इंग्लिश में ही है लेकिन फिर भी। हाँ, उसी पर्पस से लिखा ही गया है। जब मेंस की पर्सपेक्टिव से जब मैं नोट्स दूंगा तो प्योर मेंस की पर्सपेक्टिव से होगा। ठीक है ना। तो एंग्लो सिख पढ़ेंगे, और तब पढ़ेंगे बंगाल। ये बंगाल, यहीं से बंगाल पढ़ेंगे, और यहां से इंटर हो जाएंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी। अब बोलोगे सर नेपाल का वॉर कहां पढ़ेंगे, बर्मा का वॉर कहां पढ़ेंगे, अफगानिस्तान का वॉर कहां पढ़ेंगे, सिंध कहां पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी में। मैंने लिखवाया था एक चैप्टर ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, उसी में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने कैसे बर्मा पे कंट्रोल किया, कैसे अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़ी, कैसे सिंध को अपने में रिजॉल्व किया, तो वो उसके अंदर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अब लास्ट एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को खत्म करते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में तो मजा आता ही है, इससे ज्यादा मजा आएगा तो, क्योंकि फैक्ट सिर्फ पढ़ रही हो ना, फैक्ट पढ़ने में थोड़ा तो होगा। वहीं पूरा फाउंडेशन वाला अप्रोच रहता ना, जिसमें हर डायमेंशंस को कैप्चर करना है, तो थोड़ा और मजा आता, क्योंकि वहां पे खूब सारी स्टोरीज, खूब सारे हिस्टोरियंस के पक्ष और सारे पक्ष विपक्ष दोनों देखने होते हैं, है ना। इससे ज्यादा मजा आएगा मिडिवल हिस्ट्री में कि मार काट है लगे, जैसे एकदम सामने, एकदम अलाउद्दीन खिलजी इस पे, रतन सिंह पे आक्रमण करेगा, इसको हराएगा, है ना। तो वहां सबसे अच्छा मॉडर्न, और सबसे तो मजा आएगा एंशिएंट पढ़ने में। ठीक है। जब एंग्लो मराठा वार, समय है 1817। देखो जी, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आ चुका है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वैरन हेस्टिंग्स नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का पॉलिसी बहुत एग्रेसिव है, एकदम मतलब वेलेजली के पॉलिसी की तरह है। इसने वेलेजली के पॉलिसी को एक स्टेप और आगे लेके गया। ये देखो, 4 तुमको गवर्नर जनरल मिलेंगे जिनकी पॉलिसी में बहुत एग्रेसिव पर्सपेक्टिव दिखेगा। पहला वैरन हेस्टिंग्स, दूसरा वेलेजली नहीं, तीसरा
क्लाइव वॉज नॉट गवर्नर जनरल, है ना, वो बंगाल का गवर्नर थे, उस समय डायरेक्ट रूल आया नहीं था, ठीक है। थर्ड हेस्टिंग, और तीसरा डलहौजी, चौथा डलहौजी। तो इन चारों के समय में सबसे ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इन चारों ने सबसे ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी दिखाई है। एक लास्ट दिखेगा डफरिन के समय में, जो एक्सपेंशन का लास्ट स्टेज है, जिसमें एंग्लो बर्मा वॉर लड़ा जाएगा, लास्ट एंग्लो बर्मा वॉर डफरिन के समय में। तो डफरिन का भी नाम लिखते, लेकिन डफरिन के समय में वही एक वॉर लड़ा जाएगा, उनका भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी दिखता है। लेकिन इन चारों के समय में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है ब्रिटिश रूल का, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं जरा सा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। अच्छा, इनके वक्त में एक लुटेरे हैं, नाम है उनका पिंडारी। अच्छा, पिंडारी, बाहुबली देखो, बाहुबली में बाहुबली पिंडारियों का नाश करता है, महेशमती का राजा, देखा बाहुबली, देखा ना। तो वो तालाब में हमला होता है और तालाब में ही सबको काट डालता है, तालाब है या नदी टाइप का कुछ है पिंडारीज का। पिंडारीज कौन थे? मर्सनरीज थे, जो मराठा के लिए लड़ते थे। मराठा उनको कोई पैसा देते थे नहीं, मराठा कहते बेटा जहां हम आक्रमण करेंगे वहां लूट का जो माल मिलेगा उसका हिस्सा ले लेना। तो लूट के माल के लिए लड़ते थे वो, तो पैसे के लिए लड़ने वाले लोग थे। और मराठा के रीढ़ की हड्डी भी थे, मतलब उनकी आर्मी के रीढ़ की हड्डी भी थे। देखिएगा, मराठा जब हम पढ़ेंगे, मराठा का कोई बहुत स्टेबल रेवेन्यू पॉलिसी नहीं रहा, इसीलिए इसका स्टेट बहुत स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाया। रेवेन्यू पॉलिसी मराठा का बहुत, रेवेन्यू पॉलिसी पर देखोगे ना, बहुत स्टेबल रेवेन्यू पॉलिसीज नहीं दिखती है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पिंडारीज जो है उनको सप्रेस करना था लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये बात समझ रहा है कि पिंडारियों को आगे बढ़ाने वाला कौन है, तो मराठा को बार बार बोल रहे हैं कि अपने पिंडारी को कंट्रोल करो, है ना, गांव का। हाँ, ये लूटर्स हैं, ये कहीं पे आक्रमण करके लूटने लगते हैं, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रही है ना इनको। तो ये मराठा तैयार नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रेशर दिया, और प्रेशर देने के कारण पहली जो ट्रीटी होती है वो 5 फरवरी 1817 को होती है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर बिटवीन सिंधिया एंड ब्रिटिशर्स। और इस ट्रीटी में ग्वालियर जो सिंधिया है वो प्रॉमिस करता है कि वी विल सप्रेस, वी विल क्रश पिंडारीज, हम उनका दमन कर देंगे, हम पिंडारीज को कुचल देंगे। लेकिन करता कुछ है नहीं, बस ट्रीटी ट्रीटी रह गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स इस पक्ष में भी था कि पेशवा को अपनी पेशवाशिप खत्म कर देनी चाहिए, अब कोई पेशवा इसके बाद से नहीं होगा। तो पेशवा को भी मजबूर किया गया उनकी पेशवाई छोड़ने के लिए। ये कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ पुणे, ठीक है, ये 13 जून 1817, ठीक है, क्लियर है। और एक सब्सिडियरी अलायंस होता है भोसले के साथ, क्योंकि आप देखिए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में डायरेक्ट सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं किया था भोसले ने, बस उसने अपने ब्रिटिश रेजिडेंट रखने का एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो 1816 में ही एक सब्सिडियरी अलायंस होता है भोसले और किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। और 6 जनवरी 1818 ट्रीटी ऑफ मंदसौर, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुआ था, बिटवीन होलकर एंड ब्रिटिश। इस मंदसौर की ट्रीटी भी कैसी ट्रीटी है? सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी है। तो अब होलकर इज नाउ द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, है ना, अब वो सब्सिडियरी अलायंस का पार्ट, ठीक है। और लेकिन इस ट्रीटी होने के बाद भी जो पेशवा है वो चैन से बैठने वाला नहीं है। पेशवा सिर्फ चला गया, वो चैन से बैठेगा, वो कोशिश जरूर करता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की। छोटी छोटी 2-3 लड़ाइयां होती हैं, उन प्रत्येक लड़ाई में ब्रिटिशर्स जीतते हैं और पेशवा हारता है, और अंत में पेशवाशिप परमानेंटली 1818 में खत्म कर दिया जाता है। पेशवा को कहां भेज दिया जाता है? बिठूर, है ना, पेंशन दे करके कि जाइए अब वहीं पर आप आराम से जीवन बिताइए। तो इस तरह से अब मराठा टेरिटरी पर टोटल कंट्रोल कौन एस्टैब्लिश कर लिया? ब्रिटिशर्स। तो 1775 से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, 1818 में आकर के ये प्रोसेस
खत्म होता है और पूरे मराठा टेरिटरी पे, उस समय गुजरात का भी पार्ट उसी में आता था, महाराष्ट्र का भी पार्ट उसी में आता था। इनफैक्ट थोड़ा सा जो कोंकण एरियाज हैं, इन जो कर्नाटका के भी कुछ हिस्से हैं वो भी उसी में आ रहा है, ठीक है, तेलंगाना के भी कुछ हिस्से आ रहे हैं। तो ये घटता बढ़ता रहता था। ये जैसे अटैक, जैसे मैसूर पे अटैक किया, कुछ हिस्सा जीत लिया तो आ गया, फिर अगले दिन में अगली बार मैसूर अटैक करके छीन लिया, तो ये तो घटता बढ़ता रहता था। तो ये था एंग्लो मराठा वॉर। अरे शांत बैठो भाई, अभी कितना टाइम हो गया, टेस्ट देते हैं। कल सर के बाबा की बरसी है, शुभम सर की, तो वो 3 दिन नहीं है, तो टोटल क्लास 9:30 से लेकर के 1 o'clock तक मेरी चलेगी, बीच में ½ एन आवर का मैं गैप दूंगा। 3 दिन, कल, परसों और 6 तारीख को। 6 को वापस लौटाएंगे, फिर से वहीं शेड्यूल हो जाएगा। आपकी बाबा की बरसी है तो फिर तो जाना बनता है ना। ग्रैंडफादर, उनके बाबा की पिछले साल डेथ हो गई थी, तो साल भर में बरसी मनाया जाता है, पुण्यतिथि, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल फिर। टेस्ट का पहले क्वेश्चन हमको देख लेने दो एक बार यार।